जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आखिर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को रिप्लेस करके अपना नया प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहते हैं और लगातार न्यूक्लियर वॉर की धमकी देने वाले पुतिन अगर न्यूक्लियर अटैक करते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और उससे पहले मैं आपको बता रहूँगा कि ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, ये आखिर वर्क कैसे करते हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये बात है सन 1941 की 7 दिसंबर 1941 सुबह 8 बजे जापान ने पियर हार्बर नाम के एक अमेरिकन नेवल बेस पे अचानक से सरप्राइज मिलिट्री अटैक कर दिया, जिसमें उसने न सिर्फ अटैक किया बल्कि उसमें 2400 से ज़्यादा अमेरिकन को मार गिराया। इसमें जापान के 300 से ज़्यादा फाइटर प्लेन्स ने पियर हार्बर नाम के एक अमेरिकन नेवल बेस पे अटैक किया था, जिसमें उसने 2400 से ज़्यादा अमेरिकन को मार दिया और 1000 से ज़्यादा अमेरिकन घायल हुए। दोस्तों, इस अटैक में जापान ने 300 से ज़्यादा अमेरिकन एयरप्लेन्स को भी डैमेज कर दिया बुरी तरीके से और 20 नेवल वेसल्स को भी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। इससे गुस्से में आए अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने अपने देश में जापान के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया। अभी वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था कि अमेरिका भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री कर चुका था और यहाँ से जापान की हिस्ट्री बदलने का वक्त आ चुका था। 6 अगस्त 1945 ये वो दिन है जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वॉरहेड को इस्तेमाल में लाया गया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 जब अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के एक 64 किलोग्राम वजनी एक न्यूक्लियर बॉम्ब को हिरोशिमा नाम के जापान के एक शहर पे गिराया। इसमें हजारों लोग मारे गए और इसमें इतनी इंटेंस हीट जनरेट हुई कि जो लोग इस इंटेंस हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए वो डायरेक्ट वेपोराइज हो गए, भाप की तरह हवा में उड़ गए लोग। इतना खतरनाक ये हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं। और फिर 9 अगस्त 1945 को ठीक कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका ने दूसरा फैट बॉय नाम के एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नागासाकी में डाल दिया। नागासाकी में डाले गए फैट बॉय नाम के इस बॉम्ब का वजन 6.4 kg था और ये बॉम्ब लिटिल बॉय से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इस बॉम्ब में प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट था और पहले वाले बॉम्ब में हमारा यूरेनियम 235 था। प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम से ज़्यादा खतरनाक होता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरा हमारा फैट बॉय नाम का न्यूक्लियर बॉम्ब नागासाकी में गिराया गया, उसका वजन सिर्फ 6.4 kg था और इसमें जनरेट होने वाले ब्लास्ट को तकरीबन 21 किलोटन ब्लास्ट बताया गया। जो हमारा लिटिल बॉय नाम का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, उसमें पैदा होने वाला ब्लास्ट सिर्फ और सिर्फ 15 किलोटन का था, लेकिन इसमें भी हजारों लोग मारे गए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, वो आखिर काम कैसे करते हैं, या आखिर इतने खतरनाक कैसे होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स या न्यूक्लियर बॉम्ब में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, या तो उसमें यूरेनियम होगा या उसमें प्लूटोनियम होगा। दोस्तों, इस न्यूक्लियर बॉम्ब में एक बैटरी कनेक्ट होती है। जब ये बॉम्ब फाइटर जेट से नीचे गिराया जाता है तब 1600 फीट के एल्टीट्यूड पे इसमें लगे रडार आर्की सिस्टम सिग्नल्स भेजना शुरू करते हैं। वो सिग्नल जमीन से टकरा करके रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होते ही न्यूक्लियर बॉम्ब में लगे 32 एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर्स को ये सिग्नल पहुंचाते हैं और ये 32 वायर्स अपने में एक स्पार्क जनरेट करते हैं और जैसे ही ये स्पार्क जनरेट होता है वैसे ही न्यूट्रॉन्स उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। जैसे ही ये न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्प्लिट कर जाता है। स्प्लिट करते ही और न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और इसी तरीके से ये चेन रिएक्शन शुरू होती है और इसी तरीके से हमको देखने को मिलता है एक खतरनाक ब्लास्ट, जिसमें न सिर्फ 1-2 बल्कि हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ये बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है तब 3 से 4 किलोमीटर की एरिया को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ की ओजोन लेयर को भी नष्ट कर देता है, वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन को भी बुरी तरीके से क्षति पहुँचाता है। ब्लास्ट के कुछ ही मिनटों के बाद इसमें से रेडिएशन निकलते हैं
वो रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन होते हैं। दोस्तों अल्फा रेडिएशन इतना खतरनाक नहीं होता है, लेकिन जो बीटा रेडिएशन होता है वो इंसानी स्किन में पेनिट्रेट कर जाता है और उसको बुरी तरीके से जला देता है। जो हमारा गामा रेडिएशन होता है वो इंसान को कार्डियोवास्कुलर डिजीज से क्षति पहुंचाता है। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट को हटाकर एक नया प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं। दोस्तों अगर हमें ये समझना है कि व्लादिमीर पुतिन आखिर क्यों यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बदलना चाहते हैं, तो 2004 में हुए यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन के बारे में हमें समझना पड़ेगा। ऑरेंज रेवोल्यूशन का वाकया कुछ यूं है कि 2004 में जब प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ तो वहां पर यूशेंको नाम के एक प्रेसिडेंटल कैंडिडेट ने ये क्लेम किया कि विक्टर यूशेनकोविच को जानबूझकर जिताया गया है। उनका कहना यह था कि विक्टर यूशेनकोविच को जिताने में रसिया का एक अहम हाथ रहा है। उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो इलेक्शन है ये विक्टर यूशेनकोविच के फेवर में शुरुआत से ही था और उनको जानबूझकर हटाया गया है। इसको देखते ही लोगों ने एक सिविल प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जिसको ऑरेंज रेवोल्यूशन कहा गया। और जब ये प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पर एक री इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, यानी वहाँ पे एक फिर से प्रेसिडेंटशिप के लिए एक इलेक्शन हुआ जिसमें यूशेंको को 52% वोट मिली और वो एक बहुमत वोट के साथ वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने। हालांकि ये ज़्यादा समय तक प्रेसिडेंट नहीं रह पाए थे। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आखिर क्यों व्लादिमीर पुतिन विक्टर यूशेनकोविच को फिर से यूक्रेन का नया प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो रशिया का एक बहुत बड़ा हाथ रहा था विक्टर यूशेनकोविच को गैर कानूनी तरीके से प्रेसिडेंट बनाने का। हालांकि ऑरेंज रेवोल्यूशन के कारण वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, लेकिन अगर रसिया यहाँ यूक्रेन के प्रेसिडेंट बना देता है विक्टर यूशेनकोविच को तो यूक्रेन पूरी तरीके से रसिया का फेवर में हो जाएगा। मतलब यूक्रेन में जो गवर्नमेंट होगी वो रशिया की पपेट गवर्नमेंट होगी और इससे रसिया यूक्रेन से जो कहेगा वो यूक्रेन मानेगा। अगर विक्टर यूशेनकोविच यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो रसिया के कहने पर ही वो अपने काम करेंगे। मतलब अगर रसिया कहेगा कि तुम नेटो ज्वाइन करो तो वो नेटो ज्वाइन करेंगे, अगर वो कहेगा कि नेटो तुम ना ज्वाइन करो तो वो नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे। इसीलिए वो जेलेंस्की को वहाँ से रिप्लेस करके विक्टर यूशेनकोविच को यूक्रेन का नया प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। दोस्तों आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।